मित्रों, जय हिंद। अपने सभी स्टूडेंट का इस क्लास में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं आपकी, तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आप अपने तैयारी के फोकस को बढ़ा दीजिए। तो चलिए, आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम आज संविधान के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जितने भाग हैं, उससे कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसी पे हम लोग सभी भाग में कौन कौन से अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1, संविधान के भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। तो भाग 1 में 2 आर्टिकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना, अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का क्षेत्र नहीं है, वो ऐसा कोई क्षेत्र अधिग्रहित करके अपने भारत में शामिल किया जाता है, तो वो नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है। ठीक, ऐसे क्षेत्र को जो अभी वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, उसे जब भारत में शामिल किया जाता है तो वहाँ पे कहाँ पे संशोधन होगा? अनुच्छेद 2 के तहत संशोधन किया जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, अर्थात कि ऐसे राज्य जो वर्तमान में भारत में हैं, अगर उनकी सीमा में कोई परिवर्तन किया जाता है, उनके नाम में कोई चेंजिंग किया जाता है और उनके क्षेत्र में या उनके क्षेत्र को कम करके किसी नए राज्य का गठन किया जाता है, लेकिन वो वर्तमान में भारत के राज्य हैं, तो उसमें आपको अनुच्छेद 3 के तहत परिवर्तन किया जाएगा। ठीक, दोनों में एकदम स्पष्ट क्लियर है कि आर्टिकल 2 कब लगेगा? जब ऐसे क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाएगा जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक, और अनुच्छेद 3 कहाँ लगेगा? जहाँ पे ऐसे राज्य के सीमाओं, नामों में परिवर्तन होता है जो भारत का हिस्सा है। ठीक, अब भाग 3 में हम लोग क्या देखेंगे? भाग 3 में आप जानते हैं मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसमें आपके समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, इसमें आपको पूरा याद रखना है। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको याद रखना है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आपको याद रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा 29 और 30। अर्थात कि मौलिक अधिकार जो भाग 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन से हटाया गया, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछा गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अंबेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, नेक्स्ट है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें कौन से आर्टिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं? अनुच्छेद 39 का समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40, पंचायत का गठन, अर्थात ग्राम पंचायत का उल्लेख पूछा जाता है। ग्राम पंचायत का कहाँ उल्लेख है? अनुच्छेद 40 में। 44 में समान सिविल संहिता। 45 में शिशुत्व देखरेख एवं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु शिक्षा का प्रबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शिक्षा का प्रबंध कहाँ है? आर्टिकल 45 में। ठीक है, 47 में लोक स्वास्थ्य का सुधार किया गया है। 48 में पर्यावरण संरक्षण, 48 का में बताया गया है पर्यावरण संरक्षण। इसी तरह 49 राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो ये इतने आर्टिकल आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से इम्पॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट भाग पे चलेंगे, उसमें देखेंगे भाग 4, मूल कर्तव्य। इसको आप जानते हैं कि इसमें एक ही आर्टिकल है 51 का, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य कितने थे स्टार्टिंग में और कौन नया जोड़ा गया। तो जो नया जोड़ा गया है 11वां मूल कर्तव्य, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। इसमें क्या लिखा गया है?
11वें मूल कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये मूल कर्तव्य का भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा भारत का राष्ट्रपति 52 में बताया गया है। 53 में कार्यपालिका शक्तियाँ बताई गई हैं राष्ट्रपति के बारे में। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है, कार्यकाल कितना वर्ष होता है बताएंगे कमेंट करके आप लोग। अनुच्छेद 60 में शपथ बताया गया है। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। किस आर्टिकल में है? 60 में। 61 में महाभियोग, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 72 में क्षमादान, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद। ठीक, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 79 संसद का गठन। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन की बात की गई है। आर्टिकल 100 में कोरम की बात की गई है, गणपूर्ति या कोरम। ठीक, आर्टिकल 108 ज्वाइंट मीटिंग, संयुक्त बैठक की बात की गई है। धन विधेयक की परिभाषा कहाँ पे दी गई है? 110 में। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो बजट का उल्लेख कहाँ पे है? 112 में। 123 वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक, 124 में उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसा बताया गया है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं दोस्तों, ये इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। आर्टिकल 137 पुनर्विलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। 139 में रिट निकालने की पावर दी गई है। 143 में राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। ठीक, 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग के नाम से जानते हैं, इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट भाग आपका भाग 6 राज्य के बारे में बताया गया है। तो राज्य में इस भाग में कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उस पर देखेंगे। 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में। 56 में राज्यपाल का कार्यकाल। 159 में राज्यपाल के शपथ को बताया गया है। 161 में राज्यपाल का क्षमादान, इंपॉर्टेंट है ये। 165 राज्य के महाधिवक्ता। 168 में राज्य विधान मंडल का गठन। 159 में विधान परिषद का उत्साधन एवं सृजन, अर्थात विधान परिषद का विघटन। ठीक, 174 में विधान मंडल के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन के बारे में। 213 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राज्यपाल का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश अभी हम लोग देखें 123 में, और इसी को 213 में राज्यपाल का अध्यादेश। ठीक, 216 में उच्च न्यायालय का गठन, हाई कोर्ट का गठन है इसमें। ठीक, 217 में न्यायाधीश की नियुक्ति एवं उनके पद की शर्तें। 219 में न्यायाधीशों के शपथ के बारे में बताया गया है। 226 में हाई कोर्ट को रिट निकालने की पावर दी गई है। ठीक, अब भाग 7 जो निरसित कर दिया गया है, अर्थात निकाल दिया गया है, किसके द्वारा? 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको हटा दिया गया। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, ठीक, यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। इसमें एक आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 239 का, जिसके बारे में ये रिलेटेड है दिल्ली के संबंध में, दिल्ली के विषय में बताया गया है 239 का में। भाग 9 में पंचायत के बारे में उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भाग है आपका पंचायत दोस्तों। डायरेक्ट भाग 9 कई भाग दे देगा, मिलाने के लिए पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है भाग 9 पंचायत से रिलेटेड है। इसमें 2 आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 243 ख, जिसमें पंचायत के गठन की बात की गई है, और 243 घ, इसमें आरक्षण की बात की गई है। ठीक, स्थानों का आरक्षण बताया गया है कि पंचायत में विशेषकर महिला आरक्षण के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि पंचायत में महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया गया है, तो 33% आरक्षण की बात कहाँ की गई है? 243 घ में। ठीक,
नगर पालिका भाग 9 का में नगर पालिका को बताया गया है। नगर पालिका को जोड़ा कब गया? 74वें संविधान संशोधन 1993। तो ये आपको डायरेक्टली यही पूछता है, इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट है भाग 9 खा कब जोड़ा गया? 9 खा में क्या बताया गया है? बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि 9 खा किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। और ये जोड़ा कब गया? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। ठीक, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपका भाग 10 में SC/ST क्षेत्र के बारे में बताया गया है, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 244, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट भाग 11 संघ राज्य क्षेत्र के संबंध, अर्थात केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताया गया है। लेकिन केंद्र और राज्य का संबंध 2 भाग में वर्णित है, भाग 11 में और भाग 12 में। लेकिन भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंध को बताया गया है, उसी प्रकार भाग 12 में संघ राज्य के वित्तीय संबंध को बताया गया है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों में संघ राज्य संबंध की बात की गई है। भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक, इसमें अनुच्छेद 249 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसपे कहा गया है कि राज्य सूची पर विधि बनाने के लिए संसद की शक्ति, अर्थात कि संसद द्वारा राज्य की सूची पर भी कानून बनाया जा सकता है विशेष परिस्थिति में। ठीक, नेक्स्ट है भाग 12 में संघ राज्य के वित्तीय संबंध को बताया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 279A, जिसमें GST को बताया गया है। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से। तो GST का उल्लेख कहाँ पे है? 279A में। वित्त आयोग का गठन कहाँ पे है? 280 में। 300 का में संपत्ति का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आर्टिकल बहुत अच्छे हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। GST, वित्त आयोग का गठन और संपत्ति का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट है भाग 13, जिसमें भारत राज्य क्षेत्र के व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। भाग 14 में इंपॉर्टेंट है, भाग 14 मिलाने के लिए भी आता है, जिसमें क्या बताया गया है? संघ राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक, इसमें 2 आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 312, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं बताई गई हैं, और 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है। ठीक, आर्टिकल 14 का, जिसमें ट्रिब्यूनल के बारे में बात किया गया है, अधिकरण, इसको जोड़ा गया बाद में। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि 14 का को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट भाग है इसका आपके संविधान में, भाग 15, जिसमें निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 324। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है? तो भाग 15 में है। और किस आर्टिकल में है? 324 में। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 16, इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक, जैसे इसमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं 330 में लोकसभा में SC/ST के आरक्षण की बात की गई है। 332 में राज्य विधानसभाओं में SC/ST के आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे लोकसभा में आरक्षण की बात जो की गई है, SC/ST के सीटों को लेकर के आरक्षण लोकसभा में 330 में और राज्य विधानसभा में 332 में बताया गया है। ठीक है, और 338 अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, 338 का अनुसूचित जनजाति आयोग बताया गया है। ठीक, 338 खा में NCBC आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, नेक्स्ट है 340 OBC आयोग की नियुक्ति की बात की गई है। नेक्स्ट आपका भाग 17 में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा कि राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 17 में है। तो यहाँ से कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। नेक्स्ट है आपका भाग 18, जहाँ आपात उपबंध के बारे में बात की गई है, आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसमें 3 आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। ठीक है, नेक्स्ट भाग 19 प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। यहाँ से कोई आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका भाग 20, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है ये, संविधान संशोधन का उल्लेख कहाँ पे है? भाग 20 में। और इस भाग में 368 आर्टिकल 368 संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति बताई गई है, अर्थात
कि संविधान में संशोधन करने का पावर किसके पास है? संसद के पास है। ठीक, किस अनुच्छेद से? 368 से। अगला भाग आपका भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। इसमें केवल एक आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध की बात करता है। नेक्स्ट भाग 22 और लास्ट आपका, जिसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन की बात की गई है। इसमें कोई विशेष आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों इस तरह हम संविधान के जितने भी भाग थे और उसमें जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर लगा के देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी मिलान करने के लिए दे देगा और कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन बना देगा है। तो इस तरह हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुझाव हो अपना वो भी हमारे तक पहुँचाएँ, जिससे आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।